आज हम 2026-27 के यूनियन बजट की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है, बजट के की फीचर्स का डॉक्यूमेंट है और एक प्रेस समरी भी है। हमारा मिशन है इसके कोर आइडियाज़ को समझना, इसका विजन क्या है और अलग-अलग सेक्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर्स और योजनाओं की लिस्ट नहीं होती। हर बजट के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक कहानी होती है कि देश को अगले कुछ सालों में कहाँ ले जाना है। सही कहा। और इस बजट की कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इसकी फिलॉसफी को एक लाइन में कहा गया है, एक्शन ओवर एम्बिवलेंस, रिफॉर्म ओवर रेट्रिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बजट को एक यूनिक फ्रेमवर्क में सेट किया गया है जिसे 3 कर्तव्य कहा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, तो इसमें एक सिंबॉलिक मैसेज भी है। हाँ, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ये 3 कर्तव्य एक तरह से पूरे बजट के लिए एक कंपस की तरह काम करते हैं। पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और उसे सस्टेन करना। राइट। हाँ, सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पर भी उतना ही जोर है, ताकि हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों को झेल सके। मतलब सिर्फ गाड़ी तेज नहीं चलानी है, इंजन को भी मजबूत बनाना है। एग्जैक्टली। फिर है दूसरा कर्तव्य, लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना। सोच ये है कि लोग देश की तरक्की में सिर्फ बेनिफिशियरी बनकर न रह जाएं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बने। यानी लोगों को सिर्फ हकदार नहीं बल्कि काबिल बनाने पर जोर है। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे ले जाता है। इसका मकसद है ये इंश्योर करना कि संसाधन और अवसर समाज के हर तबके तक पहुंचे, कोई भी पीछे न छूटे। हाँ। और एक बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है इसे युवा शक्ति ड्रिवन बजट कहना। कहा गया है कि इसमें युवाओं से मिले आइडियाज शामिल हैं। ये बजट बनाने की प्रोसेस को ज्यादा पार्टिसिपेटरी दिखाने की कोशिश लगती है। यहाँ जो एक गहरी बात है वो ये कि एक बजट डॉक्यूमेंट जो अक्सर एक टॉप डाउन एक्सरसाइज होती है, उसे एक ज्यादा कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क देने की कोशिश की गई है। ये 3 कर्तव्य पॉलिसी मेकिंग को एक नैतिक और दार्शनिक दिशा देने का प्रयास है। तो पहले कर्तव्य से ही शुरू करते हैं। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जमीन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें 6 मेन एरियाज हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, सरकार का बुनियादी ढांचे पर खर्च, हाँ, उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई पैमाना है? ये पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा है? अच्छा सवाल है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 17% ज्यादा है और ये जीडीपी का करीब 3.4% है। जब सरकार इकोनॉमी में डायरेक्टली इतना पैसा लगाती है तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक मजबूत सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा सरकारी खर्च प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचने की बजाय उसे बाहर तो नहीं कर देगा, जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं? ये एक क्लासिक आर्थिक बहस है, लेकिन यहाँ सरकार की सोच ये है कि वो उन क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर रही है जहाँ प्राइवेट सेक्टर अकेले आने से हिचकिचाता है, जैसे कि बड़े रेल कॉरिडोर्स या वाटरवेज। ये फाउंडेशनल एसेट्स बनाने जैसा है। अच्छा। एक बार ये बन जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। जैसे एक नया हाईवे बनता है तो उसके किनारे होटल्स, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रीज खुद बनने लगती हैं। सरकार हाईवे बना रही है, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर का है। समझ गया। तो इस कैपेक्स से जमीन पर क्या बनता हुआ दिखेगा? बड़े और ठोस प्रोजेक्ट्स, जैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। अच्छा, मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे रूट्स। हाँ, वही। ये सिर्फ सफर का समय कम नहीं करेंगे, बल्कि इन शहरों के बीच पूरे इकोनॉमिक रीजन को इंटीग्रेट कर देंगे। साथ ही डंकुनी से सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। बिल्कुल। ये मालगाड़ियों के लिए एक सुपर हाईवे जैसा होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी और माल तेजी से पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सोर्सेज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पहली नजर में छोटी लगती हैं, पर शायद उनका असर बड़ा हो। जैसे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम। ये छोटा नहीं, बल्कि बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेप है। हमें याद रखना चाहिए कि कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स कैसे चरमरा गई थीं, जब शिपिंग कंटेनर्स की कमी ने पूरी दुनिया के व्यापार को रोक दिया था। ये उसी संकट से लिया गया एक सबक है, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। और इसी तरह से सी प्लेन्स की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। हाँ,
ये रिमोट एरियाज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, जिन पहाड़ी या तटीय इलाकों में हवाई पट्टी बनाना मुश्किल है, वहां सी प्लेन्स आसानी से पहुंच सकते हैं। और बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव, ये भी काफी एम्बिशियस लग रहा है। इसका असली महत्व तब समझ आता है जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं। भारत को अब तक दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, लेकिन ज्यादातर जेनेरिक दवाओं के लिए। ये इनिशिएटिव हमें वैल्यू चेन में ऊपर ले जाने की कोशिश है। बायोफार्मा शक्ति का लक्ष्य भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर जैसी हाई वैल्यू दवाओं का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और ये सिर्फ पैसा देने वाली स्कीम नहीं है, इसमें पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। बिल्कुल, इसमें नए नाइपर्स बनाना और देश भर में 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार करना शामिल है। ये कोविड के बाद दुनिया भर में चल रही सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की लहर को भुनाने का एक बड़ा दांव है। तो कुल मिलाकर पहला कर्तव्य बड़े पैमाने पर फिजिकल और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर केंद्रित है। सही कहा। सोच ये है कि ये सरकारी निवेश एक ऐसा चक्का घुमाएगा जो प्राइवेट निवेश को भी अपनी ओर खींचेगा और ग्रोथ और जॉब्स का एक साइकिल शुरू होगा। तो ये तो हुई इकोनॉमी की फाउंडेशन बनाने की बात, लेकिन इस फाउंडेशन पर इमारत तो लोगों के एस्पिरेशंस की ही बनेगी। यहीं पर दूसरा कर्तव्य आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा कर्तव्य पूरी तरह से ह्यूमन कैपिटल पर केंद्रित है। यहाँ सर्विसेज सेक्टर पर एक नया और बहुत बड़ा जोर है, जिसे विकसित भारत का मेन इंजन माना जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? एक हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसका काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं होगा, बल्कि ये देखना होगा कि सर्विसेज में ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं को हकीकत में कैसे बदला जाए। युवाओं के लिए कुछ खास और दिलचस्प योजनाओं की बात करते हैं। मुझे ऑरेंज इकोनॉमी वाला हिस्सा काफी आकर्षक लगा। हाँ, ये AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर एक बड़ा दांव है। अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। वाओ, 20 लाख? हाँ, इस डिमांड को पूरा करने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। ये वाकई एक बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या हमारे पास इतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए टीचिंग फैकल्टी भी हैं? ये एक बहुत जरूरी चिंता है, और सोर्सेज बताते हैं कि समर्थ 2.0 जैसी स्कीम्स का मकसद ही इंडस्ट्री के साथ मिलकर ट्रेनिंग इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। इसमें ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पर भी जोर है। ये सिर्फ हार्डवेयर देने की योजना नहीं है, सॉफ्टवेयर यानी ह्यूमन स्किल्स पर भी उतना ही फोकस है। ये सुनकर अच्छा लगा। और स्पोर्ट्स के बारे में क्या? स्पोर्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। ये सिर्फ टैलेंट हंट नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड पाथवे है। सिस्टमैटिक कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस का इस्तेमाल और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। लक्ष्य है स्पोर्ट्स को एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन बनाना। एजुकेशन में भी कुछ बहुत टारगेटेड स्टेप्स हैं, जैसे स्टेमली इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाना। ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली कदम हो सकता है। बिल्कुल। और पूर्वी भारत में डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID स्थापित किया जाएगा, और इसे चैलेंज रूट के जरिए किया जाएगा। ये चैलेंज रूट शब्द पहले भी आया है? क्या आप समझा सकती हैं कि ये मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? जरूर। चैलेंज रूट एक तरह का कॉम्पिटिटिव मॉडल है। इसमें केंद्र सरकार सिर्फ ये नहीं कहती कि हम फला राज्य में एक NID खोल रहे हैं, बल्कि वो एक स्कीम की घोषणा करती है और राज्यों को इनवाइट करती है कि वे इसके लिए सबसे अच्छी प्रपोजल लेकर आएं। जो राज्य सबसे अच्छी जमीन, तेज मंजूरी और बाकी सुविधाएं देने का वादा करता है, उसे वो प्रोजेक्ट मिलता है। मतलब ये एक तरह से सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। बहुत दिलचस्प। हेल्थ और टूरिज्म में भी बड़ी योजनाएं दिख रही हैं। हेल्थ में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। ये सिर्फ अस्पताल नहीं होंगे, बल्कि इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे, जहां इलाज, पढ़ाई, रिसर्च और साथ में आयुष सेंटर भी होंगे। और आयुष को अलग से भी बढ़ावा मिल रहा है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा खोले जाएंगे। टूरिज्म वाले डिटेल्स तो वाकई आकर्षक हैं। 20 ऐतिहासिक स्थलों पर 10,000 गाइड्स की अपस्किलिंग, वो भी IIM के सहयोग से। और साथ ही माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स डेवलप करना।
ये सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। और भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कर रहा है। ये भारत को कंजर्वेशन डिप्लोमेसी में एक लीडर के तौर पर स्थापित करता है। तो दूसरा कर्तव्य असल में विकास को ज्यादा मानवीय चेहरा देने के बारे में है। सर्विसेज, स्किल्स, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म। सही। इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन पीपल। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम कर्तव्य पर, सबका साथ सबका विकास। किसानों, महिलाओं और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए इस बजट का क्या मतलब है? किसानों के लिए फोकस अब सिर्फ पैदावार बढ़ाने से हटकर आमदनी बढ़ाने पर आ गया है। पारंपरिक फसलों के अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाएगा, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको और काजू की खेती। और इसमें टेक्नोलॉजी की भी बड़ी भूमिका दिख रही है। ये भारत विस्तार क्या है? हाँ, भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है। ये एग्रीस्टैक पोर्टल्स और ICAR के डेटा को एआई के साथ जोड़कर किसानों को उनकी जमीन और मौसम के हिसाब से कस्टमाइज्ड सलाह देगा। ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर को आम किसान तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। सामाजिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर क्या है? दिव्यांगजनों के लिए 2 मुख्य योजनाएं हैं। एक है दिव्यांगजन कौशल योजना, जो उन्हें IT, AVG और हॉस्पिटैलिटी जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग देगी। अच्छा। और दूसरी है दिव्यांग सहारा योजना, जिसके तहत असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स खोले जाएंगे। ये मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स होंगे जहां हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस आसानी से उपलब्ध होंगे। यानी यहाँ भी सोच सिर्फ मदद देने की नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका के अवसर पैदा करने की है। बिल्कुल, और यही सोच ग्रामीण महिलाओं के लिए भी दिखती है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शी मार्ट्स यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की बात की गई है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा चलाए जाने वाले कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स होंगे। तो तीसरा कर्तव्य सिर्फ योजनाओं की सूची नहीं है, बल्कि ये उस दर्शन को दिखाता है कि विकास का लाभ आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। हाँ, इसमें बड़े पैमाने और लक्षित हस्तक्षेप का एक अनूठा मिश्रण है। एक तरफ AI टूल्स हैं, तो दूसरी तरफ समुदाय के स्वामित्व वाले मार्ट्स। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, टैक्सेस। और यहाँ एक बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का आना, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वादा यह है कि नियमों और फॉर्म्स को इतना सरल बनाया जाएगा कि आम नागरिक भी आसानी से उनका पालन कर सकें। ये तो हुई बड़ी तस्वीर। आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग के कुछ ठोस उदाहरण क्या हैं? ये छोटे छोटे लेकिन बहुत मायने रखने वाले बदलाव हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से मिलने वाले इंटरेस्ट पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर जो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था। एक मिनट, TCS को जरा सरल शब्दों में समझाएंगी? जरूर। TCS एक तरह का एडवांस टैक्स होता है जो बेचने वाला ग्राहक से कलेक्ट करके सरकार के पास जमा कराता है। तो ओवरसीज टूर पैकेजेस पर ये TCS रेट जो 5% और 20% तक था, उसे घटाकर एक समान 2% कर दिया गया है। ये तो टूर ऑपरेटर्स और घूमने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। इसी तरह पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर भी TCS रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। और टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज करने का समय जो पहले 31 दिसंबर तक होता था, उसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ये सब व्यवहारिक बदलाव हैं जो आम लोगों का सिरदर्द कम करेंगे। बिजनेसेस के लिए क्या है, खासकर IT सेक्टर में? IT सेक्टर के लिए बड़े बदलाव हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ हार्बर मार्जिन का। सेफ हार्बर मार्जिन, ये क्या है? ये एक प्री डिफाइंड प्रॉफिट मार्जिन है जिसे टैक्स अथॉरिटीज बिना सवाल जवाब के स्वीकार कर लेती हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में टैक्स डिस्प्यूट्स कम होते हैं। तो अब सभी IT सर्विसेज को एक ही कैटेगरी में डालकर 15.5% का एक कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन लगा दिया गया है। और इसकी लिमिट भी तो बढ़ाई गई है। हाँ, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। सेफ हार्बर का फायदा उठाने की थ्रेशोल्ड लिमिट 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान डेटा सेंटर्स के लिए है। भारत में डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। 2047 तक? ये तो एक पीढ़ी जितना लंबा इंसेंटिव है। इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसका मकसद सिर्फ निवेश से कहीं ज्यादा बड़ा है। आज के दौर में डेटा ही नया तेल है और AI के इस दुनिया में जिसके पास डेटा और उसे प्रोसेस करने की क्षमता है, वही आगे रहेगा।
ये टैक्स हॉलिडे भारत को साउथ एशिया का डेटा हब बनाने की एक बहुत स्पष्ट और दीर्घकालिक रणनीति है। ये एक भू राजनीतिक कदम भी है। मतलब इस बजट के हर हिस्से में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टैक्स, एक लंबी अवधि की सोच दिखाई देती है। Yes, the underlying theme is simplification, predictability and creating a globally competitive tax environment. तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? ये बजट ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर केंद्रित है। और इन तीनों धागों को टैक्स सिस्टम और बिजनेस प्रोसेसेस को सरल बनाकर एक साथ बुना गया है। ये बजट विकसित भारत के लिए एक लंबी अवधि की नींव रखने की कोशिश कर रहा है। इसमें बड़े स्तर की महत्वाकांक्षा भी है और जमीनी स्तर पर उसे लागू करने का प्लान भी। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। इस बजट में हमने चैलेंज मोड योजनाओं का कई बार जिक्र सुना। विकास को अलग अलग राज्यों के बीच एक कंपटीशन बनाने का ये जो मॉडल है, इसके अपने फायदे हैं। परफॉर्मेंस को इनाम मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे जो राज्य पहले से आगे हैं वो और आगे निकल जाएंगे और जो पीछे हैं वो और पिछड़ जाएंगे? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी बहुत सावधानी से निगरानी करनी होगी ताकि आगे बढ़ने की दौड़ में कोई बहुत पीछे ना छूट गया।